स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिटेल से देखा, उसकी खास प्रॉपर्टीज़ को देखा और फंक्शन जिसमें लॉगरिथमिक इन्वॉल्व है उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है। इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई, डिटेल्ड स्टडी हुई हम लोगों की। अब उसी क्रम में बढ़ते हुए एक खास प्रकार का फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हालांकि लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व था, लेकिन उस चीज़ की हमने चर्चा वहाँ पर नहीं की क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए हमने वहाँ पर एक्सपोनेंशियल का नाम आपसे नहीं लिया और आपने वहाँ एक नोटेशन ई देखा होगा जिसकी वैल्यू हमने आपको 2.3010 समथिंग बताई थी, जो कि एक कांस्टेंट था। अब उसी की मदद से एक फंक्शन इन पर्टिकुलर डिफाइंड होता है और इन जनरल ई की जगह पर कोई भी आर्बिट्रेरी ए लिया जाता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं और जिस तरह से डोमेन और रेंज निकालना लॉग में हमने किया उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आज करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब जब लॉग हम लोग डिफाइन कर रहे थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। लॉग हमारा y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a डिफाइन हुआ था और इसी को हमने एक और नोटेशन में लिखा था x इक्वल्स टू a टू द पावर y। अब ये एक्सपोनेंशियल ही है, ये एक्सपोनेंट पार्ट ही है इस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम एक मैप डिफाइन कर दें y इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो यही क्या है, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब लॉग जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो x को 0 से बड़ा, a को 0 से बड़ा एंड a नॉट इक्वल्स टू 1, ये तीन कंडीशंस थी। यहां पर ये दोनों कंडीशन तो रहेगी, ये कंडीशन इन जनरल x बिलोंग्स टू r हो जाता है। मीन्स लॉग का जो डोमेन था वो पॉजिटिव रियल नंबर था, लेकिन एक्सपोनेंशियल का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। सो एक्सपोनेंशियल को हम एज ए मैप फ्रॉम r टू r देख सकते हैं कि जो कैसे डिफाइन हो, fx मीन्स y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जहां पर जो a है वो 1 नहीं है और 0 से बड़ा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात को आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि a हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 नहीं है, और x हमारा कोई भी रियल नंबर है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि a पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर a पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए -x हो जाए, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1/a टू द पावर x। अब फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव। तो किसी भी केस में a की पावर x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी और 0 भी नहीं हो सकती है। क्यों? अगर a की पावर x को हम 0 करें और a हमारा नॉन जीरो क्वांटिटी है तो इसकी कोई भी पावर 0 संभव ही नहीं है। क्लियर है? तो ये जो भी आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो पूरा r न हो के r प्लस है। ठीक, अगर इसको हम r से r में मैप देखें तो इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया, डोमेन पूरा रियल नंबर आ गया, लेकिन जो बच्चों रेंज आया, हमने देखा कि जो y बराबर a की पावर x है ये कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एक्सपोनेंशियल का। बात ठीक है? और अगर आपको y बराबर a टू द पावर x दिया गया है तो आप इसी चीज को, जैसे यहां पर दो नोटेशंस थे, इसी चीज को आप x इक्वल्स टू लॉग y अपॉन लॉग a इस तरह से लिख सकते हैं।
मीन्स इसको आप लॉग x इक्वल टू लॉग y टू द बेस a लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक ही है, इसी में हमने दोनों साइड लॉग ले लिया है, तो लॉग लेने पर हमें पता है प्रॉपर्टी है पावर आगे आ जाती है, तो log y अपॉन log a आ जाएगा, और log की अगेन दूसरी प्रॉपर्टी से इसको log y टू द बेस a लिखा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर जो a है फिर से a पर डिपेंड करेगा इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना, जैसे log के केस में था, तो कनेक्ट करके आपको देखना है। तो log में क्या था, अगर a हमारा 1 से बड़ा था तो इंक्रीजिंग नेचर था, और a हमारा 0 और 1 के बीच में था तो डिक्रीजिंग नेचर था। सेम यहाँ भी होता है, अगर a हमारा 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग नेचर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और a अगर 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग नेचर होगा हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ग्राफ इसका हम देख लेते हैं। वहां पर जो ग्राफ था वो x बराबर 1 पर कट कर रहा था। अब यहां पर जो ग्राफ है देखते हैं वो x को कट करेगा कि y को कट करेगा, समझते हैं इस बात को देखिए। हमारे पास है y बराबर a टू द पावर x। अब अगर x को हम 0 ले लें तो y हमें क्या मिल जाएगा, 1। मीन्स अब जो ग्राफ है वो y बराबर 1 पर कट होगा, और जो अगर हमारा पहला केस अगर हम बनाएं कि a ग्रेटर देन 1 का, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो यहाँ से पास करेगा। मान लेते हैं ये y इक्वल टू 1 है, मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है, तो ऐसे पास होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक, जबकि वहां पर लॉग में कैसे बना था, ऐसे बना था। लॉग वाला मैं इसमें बना देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लॉग वाला ऐसे बना था, ये 1 अगर मान ले 1,0 तो ऐसे गया था। इसी केस में ये हमारे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये हमारे लॉग का ग्राफ था। सही है। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, इसको ठीक से बना लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम एक लाइन खींचे y इक्वल टू x जो ओरिजिन से पास करें और इसका इमेज ले लें तो उसका ग्राफ मिल जाएगा, उसका इमेज ले ले तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये एक दूसरे की इन्वर्सेस हैं। लॉग जो फंक्शन होता है, लॉग वो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है, और जो एक्सपोनेंशियल है वो लॉग का इन्वर्स होता है। ठीक, बस हम लॉग का मिरर इमेज ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल का हमारा इमेज मिल जाएगा, और एक्सपोनेंशियल के लेंगे तो लॉग का मिल जाएगा। क्लियर। तो a ग्रेटर देन 1 के केस में दोनों ही इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमें पता चलती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है और उसका कोई इन्वर्स फंक्शन है, जो बात हम लोग बाद में करेंगे, तो अगर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा केस क्या था कि जब a हो हमारा वो 0 और 1 के बीच में हो, a हमारा 0 और 1 के बीच में हो, तो जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग होगा और ऐसे हो जाएगा, अभी भी पास 0,1 से करेगा। और लॉग के केस में क्या था, ये हमारे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। लॉग में हम लोगों का ये ऐसे गया था, और हाँ यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। और लॉग के केस में क्या था, हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग में ऐसे बनता है जैसे वहाँ बना है, और उस केस में कैसे हो गया था, ये ऐसे हो गया था। ठीक, तो अब ये यहाँ से पास करेगा, लॉग वाला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। सही है। तो ग्राफ आपको रफली याद रखना है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में एक काम आ जाते हैं कि ग्राफ ही अगर दिमाग में रहता है तो डोमेन रेंज आसानी से जज करने को मिल जाता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। तो नेचर सेम ही है, इसलिए ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा लॉग में था वैसे ही एक्सपोनेंशियल में भी है, थोड़ा सा चेंज हुआ है ग्राफ में, नेचर उनका वैसे ही है। अब वहाँ पर हमने इनइक्वालिटी की बात की थी, यहाँ पर भी हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे जैसे वहाँ पर था। एक इंक्रीजिंग के केस में, एक और डिक्रीजिंग के केस में, दो प्रकार के केसेस में हमें बात करनी होती है। देखते हैं वहाँ पर हमने क्या लिया था, अगर हमें log x बेस a ग्रेटर देन b दिया है तो दो चीज़ें हमने देखा था, और ऐसे ही लेस देन के केस में भी तो सिर्फ एक का समझते हैं, ऑब्वियस हो जाएगा। इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है अगर हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो,
और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है अगर हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ए की पावर एक्स ग्रेटर देन बी दिया है, तो यहां पर भी दो केस बनेगा। अगर ए हमारा एक से बड़ा है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, हमने देखा, और इस केस में इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, मीन्स जो x है वो ग्रेटर ही आएगा log b बेस a के, ठीक। और अगर a हमारा एक से छोटा है तो डिक्रीजिंग का केस है और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी log b टू द बेस a, ये चीज मिल जाएगी। क्योंकि दोनों साइड log लेने पे log b अपॉन log a आएगा तो उसको log b a लिख सकते हैं। अब अगर यही चीज रिवर्स में दिया होता, a की पावर x लेस देन b, फिर से दो केसेस बनते। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, मीन्स हमारा जो x है वो लेस ही बना रहेगा log b टू द बेस a से, और अगर a लेस देन 1 हो गया, मीन्स फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, log b टू द बेस a आ जाएगा और x से बड़ा हो जाएगा। इन बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। बात क्लियर? क्योंकि इसी से सवाल हमारे जो डोमेन के होते हैं इन्हीं से बनते हैं। तो देखते हैं सवाल, हम लोग देखते हैं, सवाल पर आ जाते हैं। इनको लेकिन आप याद रखिएगा, बिना इनके काम नहीं चलेगा। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, एकदम आसान सा। रूट के अंदर 2 की पावर x माइनस 3, ठीक। टू की पावर x माइनस 2 की पावर x है वो, 2 की पावर x माइनस 3। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, रूट के अंदर आता है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। तो यहां से जो सबसे पहली बात बच्चों निकल के आएगी वह है 2 की पावर x माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 दी पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, ठीक। और अभी हमने देखा a की पावर x ग्रेटर देन b, ये कब क्या होता है, अगर a हमारा एक से बड़ा हो तो इक्वलिटी मेंटेन रहती है, log b a आ जाता है। a हमारा 2 है, एक से बड़ा है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू log 3 बेस। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन यहीं से स्टार्ट हो गया, log 3 बेस 2 से इंफिनिटी। इससे बड़ा होना चाहिए, बात ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log 3 के अंदर दिया है 1/2 की पावर x माइनस 2, ठीक है। इसमें log और एक्सपोनेंशियल दोनों को मिक्सअप कर दिया है, log 3 और अंदर दिया है 1/2 की पावर x माइनस 2। इसका हमें डोमेन बताना है। तो सबसे पहले हमें log बाहर है तो log की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, इसीलिए log हमने पहले बताया था। अब log के अंदर जो भी होता है, log जिस पर भी अप्लाई होता है उसको पॉजिटिव होना पड़ता है, ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। तो यहां से जो पहली कंडीशन आई वो क्या आई कि 1/2 की पावर x माइनस 2 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ log फंक्शन, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा हमें कि 1/2 की पावर x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर इसको रिवर्स करें तो 2 की पावर x को 1/2 से छोटा होना पड़ेगा। अब a की पावर x लेस देन b, a हमारा एक से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। तो x लेस देन क्या आ जाएगा,
log 1/2 बेस 2, log 1/2 बेस। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा और हम कैसे लिख सकते हैं, log 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, बेस में 2, माइनस आगे आ जाता है log की प्रॉपर्टी से, तो माइनस log 2 बेस 2, और जब दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, x लेस देन -1। ठीक, मीन्स -∞ to -1, ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक, एकदम आसान सवाल। चलिए और देखते हैं तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। ये तो एकदम आसान है, रूट के अंदर दे दिया है 3 की पावर x -2 की पावर x, निकालना है डोमेन हमें। जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा सबसे पहली बात, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 की पावर x -2 की पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की पावर x। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 दी पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। बात ठीक, a हमारा 1 से बड़ा है, इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, तो क्या आ जाएगा, log 1 बेस 3/2, log 1 की वैल्यू 0, मीन्स x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कितना आसान सवाल था, क्लियर है। ठीक, और सवाल देखते हैं। ये ऐसे ही 2 की पावर x -3 की पावर x कर दिया, चलिए इसको भी देख लेते हैं, जस्ट इसी का रिवर्स कर दिया है। जस्ट रिवर्स ऑफ इट। जो अगला सवाल होगा हमारा, वो क्या कह दिया इसको, y 2 की पावर x -3 की पावर x कर दिया है। प्रोसीजर वही होगा, तरीका वही होगा, यहाँ से रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मीन्स 2x - 3x मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 टू द पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब a जो है वो x से छोटा है, इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x लेस आर इक्वल टू log 1 बेस टू द पावर 2 3। अब log 1 0 होता है, तो x लेस आर इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं, बस बेसिक प्रॉपर्टी पता हो, आपका काम क्लियर है। ठीक, चलिए एक्सपोनेंशियल इतना आपके लिए पर्याप्त है, और जो मेन फंक्शंस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। एक छोटा सा और फंक्शन बचा, उसको बता देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट आपने सुना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, यही बता दे तो आपको नियरली जितने भी इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस जिनसे रिलेटेड डोमेन रेंज आपसे पूछ सकता है, वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आ जाएंगे, 1 1 and 2 ये सब चेक करना हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए एक छोटा सा फंक्शन और है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसको देख लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए। फ्रैक्शनल पार्ट, बात को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 1/2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.2, इंटीजर को हटाने पर। ठीक, जैसे मैं लिख दूं 1.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.9। क्लियर। अब ये 0.9 कैसे आ रहा है या 0.2 कैसे आ रहा है, जो नंबर दिया है उसमें से क्या घटा दे कि इंटीजर बन जाए। जोड़ने की बात नहीं होगी, घटाने की बात होगी। तो इसमें से अगर 0.2 घटा दें तो इंटीजर आ जाएगा, इसमें से 0.9 घटा दे तो इंटीजर आएगा, हमेशा घटाना है, ध्यान रहे। अगर मैं कहूँ 2.1 तो इसमें से क्या घटा दें, 0.1 घटा दें तो इंटीजर बन जाएगा। तो यही जो घटाना है यही फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे कुछ लिखा है x, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, और ये डिफाइन कैसे होगा, ऐसे डिफाइन होगा कि इसमें से x में से क्या घटा दे कि वो इंटीजर आ जाए, और वही जो घटाएंगे वही ब्रैकेट x की वैल्यू होगी, ब्रैकेट x की वैल्यू होगी। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे 1.2 था तो हमें पता है इसमें से 0.2 घटाएंगे तो इंटीजर आ जाएगा,
क्लियर है। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बना मीन्स ब्रैकेट 1/2 वो क्या बना 0.2 बना। क्लियर है। अगर ऐसे ही मैं कहता कि -1.2 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता, तब -0.2 ना होता। इसमें से क्या घटाएं कि इंटीजर आ जाए। अब -1.2 में से अगर हम 0.8 घटाएंगे तब जाके ये -2 बनेगा जो कि इंटीजर होगा। तो घटाना है तो छोटा इंटीजर बनेगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0.8 आएगा। यहाँ 0.2 मत कहिएगा, यही समझना है। घटाना है, घटाने पर इससे छोटा इंटीजर आना चाहिए। इससे छोटा इंटीजर 2 है तो इसमें से 0.8 घटाएंगे तब जाके वो बनेगा। ठीक, तो इस बात को आपको समझना है। और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये है। अब देखिए मैं यहाँ से जो रिलेट करना चाहता हूँ एक को लेकर समझते हैं। जैसे 1.2 इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है 1.2 का। हमने देखा ये क्या आ गया 0.2 आ गया। अगर सपोज करिए मैं x में से ब्रैकेट x को घटा देता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो x क्या है हमारा 1.2, इसमें से हम इसको घटा दें, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 आ जाएगा तो 0.2, तो क्या आया, वही ब्रैकेट फंक्शन आया हमारा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट फंक्शन है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और यही क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहलाता है, या फ्रैक्शनल फंक्शन हम कह सकते हैं। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है। यहां आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि x हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पूरा R हो सकता है। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आप डालिए कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन जो रेंज होगा, आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 से बड़ा ना, 0 या 0 से बड़ा, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे 1 अगर लिखा है 1 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0 है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है और हमेशा 1 से कम ही होगा, क्योंकि 1 होगा तो ऐड होके वो इंटीजर बन जाएगा। तो इसका जो रेंज है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 पर ओपन जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो इस तरह से है। अगर हम रेंज को y से दिखाएं तो ये 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। ठीक, तो ऐसे बनता है इसका ग्राफ। अगर यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पर 2 मान लें, यहाँ पर 3 मान लें, यहाँ पे 4 मान लें, तो इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर होल इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे वैल्यू 1 पर आ जाएगी, इस तरह से। क्लियर है। तो यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें आपको ज़्यादा नहीं जानना है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, बस आप इसकी डिफिनेशन को जानते रहिए, क्योंकि ये इसको हम लोग इंटीग्रेशन में इसका यूज़ करेंगे। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया सवाल छोटे छोटे, तो इंटीग्रेशन में इसका यूज़ होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, सिर्फ डिफाइन करा दिया। ठीक, तो अगला अब जो बच्चों हम लोगों को टॉपिक होगा, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर है। तो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।